रहीम अब हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आपका एक रिमिशन फेज़ आता है। रिमिशन के अंदर जो हम रिमिशन को इंड्यूस करा रहे होते हैं, सबसे पहला फेज़। दूसरा फेज़ आपका कंसोलिडेशन फेज़ होता है। तीसरा फेज़ आपका इंटेंसिफिकेशन फेज़ होता है और चौथा फेज़ आपका मेंटेनेंस फेज़ होता है। उसके बाद हम इसका रिलैप्स का भी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि अगर आपका रिलैप्स हो जाता है दोबारा से, अगर आपको ALL डिवेलप हो जाता है तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले आता है रिमिशन इंडक्शन। रिमिशन इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब सबसे पहले जो आप थेरेपी स्टार्ट कर रहे होते हो उसका मकसद ये होता है कि आपने जितने भी आपके बोन मैरो के अंदर ल्यूकीमिया वाले सेल्स हैं आपने उनको इरेडिकेट करना है, उनको ख़त्म करना है। और जो आपका रिमिशन इंडक्शन वाला जो फेज़ होता है इसको आप 4 हफ्तों के लिए देते हो। इसके अंदर आप कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हो। सबसे पहले आप विनक्रिस्टीन को यूज़ करते हो वीकली, हर हफ्ते जो है ना आप विनक्रिस्टीन उसको दोगे। स्टीरॉइड्स में कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हम देते हैं, डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन भी हम दे सकते हैं। और एस्परजिनेज प्रिपरेशन हम देते हैं जो कि लॉन्ग एक्टिंग पैगलेटेड एस्परजिनेज के प्रिपरेशन हम देते हैं। और साथ हम डोनोमाइसिन जो होती है वीकली इंटरवल्स के ऊपर देते हैं। इस ट्रीटमेंट से जब हम विनक्रिस्टीन देंगे, स्टीरॉइड्स के अंदर डेक्सामेथासोन देते हैं या फिर हम प्रेडनिसोलोन देते हैं और हम एस्पार्जिनेज देते हैं और डोनोमाइसिन देते हैं, इससे पेशेंट 98% पेशेंट जो है ना वो रिकवर कर जाते हैं। रिमिशन जो होती है ना वो 5 हम तब कहते हैं जब आपके 5% से भी कम आपको ब्लास्ट सेल्स मिल रहे होते हैं, जब आप मैरो की एग्जामिनेशन करते हो और आपका न्यूट्रोफिल काउंट जो है ना वो भी रिटर्न हो रहा होता है, ठीक हो रहा होता है। और आपके जो प्लेटलेट काउंट भी होते हैं ना वो भी आपके 4 to 5 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। या फिर हम इंट्राथीकल कीमोथेरेपी जो होती है ना वो भी हम देते हैं इस तरह के पेशेंट्स के अंदर स्टार्ट में। वो इसलिए क्योंकि CNS के अंदर आपके CSF के अंदर भी आपका जो है ना वो ALL फैल सकता है, आपके CSF में जाके आपके ब्रेन के अंदर भी रिएक्शन कर सकते हैं, तो आपने इंट्राथीकल कीमोथेरेपी भी हम देते हैं। दूसरा फेज़ आता है आपका कंसोलिडेशन फेज़। अब जो कंसोलिडेशन फेज़ होता है ना, ये आपका सेकंड फेज़ होता है ट्रीटमेंट का। इसके अंदर 2 से 4 वीक्स तक हम ट्रीटमेंट दे रहे थे। इसमें हम जो है ना वो सिस्टेमिक थेरेपी भी देते हैं और साथ हम CNS के लिए भी थेरेपी देते हैं। हम इसमें इंट्राथीकल कीमोथेरेपी देते हैं, लंबर पंक्चर करके बार बार हम उसको इंट्राथीकल कीमोथेरेपी देते हैं ताकि आपको CNS रिलैप्सेस डेवलप ना हो। और जब हम कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर इसको इंट्राथीकल ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके अंदर आपके जो रिलैप्सेस होते हैं ना CNS डिजीज़ के, वो 5% से भी कम हो जाते हैं। और साथ हम ब्रेन को रेडिएशंस भी दे सकते हैं। ज़्यादातर कंसोलिडेशन फेज़ तब किया जाता है जब आपको CSF की एग्जामिनेशन के ऊपर अगर आपको WBC काउंट अगर आपका 5 से ज़्यादा हो रहा है पर ml, साथ अगर आपको ब्लास्ट सेल्स भी अगर CSF की एग्जामिनेशन के ऊपर मिल रहे होते हैं या फिर ल्यूकीमिक सेल्स मिल रहे होते हैं। जो लास्ट आता है वो आपका आता है, थर्ड आपका जो फेज़ आता है वो आपका आता है इंटेंसिफिकेशन फेज़। इंटेंसिफिकेशन फेज़ के अंदर बेसिकली हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं और साथ साथ हम जो रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट भी आते हैं। अब इसमें मल्टी एजेंट्स कीमोथेरेपी हम करते हैं जिसमें आपकी विनक्रिस्टीन आती है, मेथोट्रेक्सेट आती है, एस्पार्जिनेज आ जाती है और हमारे पास आती है C-टायराबीन आती है। VMAC इसका निमोनिक है। लास्ट फेज़ होता है हमारे पास मेंटेनेंस फेज़ के अंदर बेसिकली आपका ये फाइनल फेज़ होता है थेरेपी का। इसके अंदर ये 2 से 3 साल तक हमें करना पड़ता है और हम डेली उसको जो है मरकैप्टोप्यूरिन देते हैं और हर हफ्ते हम उसको ऑरल मेथोट्रेक्सेट देते हैं और साथ हम इंटरमिटेंट डोजेज देते हैं विनक्रिस्टीन की भी और कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स की भी। वीकली हमने हर रोज़ आपने मरकैप्टोप्यूरिन देनी है, वीकली आपने ऑरल मेथोट्रेक्सेट देनी है और इंटरमिटेंटली आप विनक्रिस्टीन और कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स भी दोगे। और अल्टीमेटली हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं ALL वाले पेशेंट्स के अंदर। अब आता है अगर पेशेंट को रिलैप्स डेवलप हो गए, ठीक है। रिलैप्स आपका हम तब कहते हैं जब आपका बोन मैरो के अंदर 15 से 20% जो पेशेंट्स होते हैं ना ALL वाले, उनको रिलैप्स डेवलप हो जाता है और इसके मोस्ट सीरियस आउटकम होते हैं जब आपको रिलैप्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर ऐसे होता है कि आपकी कीमोथेरेपी कंप्लीट होती है और फ़ौरन से आपको रिलैप्स हो जाता है। अब बोन मैरो रिलैप्स भी हो सकता है और आपका CNS रिलैप्स भी हो सकता है और टेस्टिकुलर रिलैप्स भी हो सकता है। अगर आपका बोन मैरो रिलैप्स होगा तो उसके लिए आप वही कीमोथेरेपी दोगे जिसमें आप इंटेंसिव कीमोथेरेपी करते हो और साथ आप एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हो। बोन मैरो की ट्रांसप्लांटेशन कर दोगे, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, या फिर आप उसको इंट्राथीकल कीमोथेरेपी दोगे। अगर उसका CNS का रिलैप्स होगा तो आप वही इंट्राथीकल कीमोथेरेपी कर दोगे, रेडिएशन दे दोगे ब्रेन को, या फिर सिस्टेमिक थेरेपी भी साथ साथ देते हो क्योंकि इसमें चांस होता है कि बाद में इनको टेस्टिकुलर जो है वो रिलैप्स भी डेवलप हो सकता है। अब टेस्टिकुलर रिलैप्स के अंदर क्या होता है कि बॉयज़ को ज़्यादातर क्या होता है, उनको पेनलेस उनकी स्वेलिंग डेवलप हो जाती है एक या दोनों टेस्टिस के अंदर जब आपकी कीमोथेरेपी कंप्लीट होती है। और इसके अंदर भी हम सिस्टेमिक थेरेपी देते हैं और साथ उसकी रेडिएशन हम देते हैं। उसके बाद आती है प्रोग्नोसिस ALL की। अगर आप ALL को ट्रीटमेंट नहीं करते हो ना तो ये बेसिकली फैटल होती है, फ्यू वीक्स के अंदर ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। जो 90% पेशेंट्स होते हैं ना उनकी अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हो तो रिमिशन डेवलप हो जाती है कि 5 साल तक, मोर देन 5 ईयर्स के लिए रिमिशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब इसके पूरे प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर तो हमारे पास बच्चा 1 साल से कम उम्र का है या 10 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है, अगर आपका WBC काउंट जो है वो 1 लाख से ज़्यादा हो गया है, अगर आपको एक्सरे के ऊपर मीडियास्टल मैस मिल रहा है, अगर आपको टेस्टिकुलर या CNS डिजीज़ डेवलप हो गई है, अगर आपकी
हिपैटोस्प्लीनोमेगली डेवलप हो गई है, जो कि 3 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा अगर आपका हिपैटोस्प्लीनोमेगली डेवलप हो गई है, अगर आपको एडिनोपैथी डेवलप हो गई है, अगर मेल पेशेंट है, या अगर उसको टी सेल या बी सेल डिजीज डेवलप होगी, मतलब टी सेल आपको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, या अगर बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, या अगर उसकी जो मॉर्फोलॉजी है लिम्फ नोड्स की या उसके लिम्फोसाइट्स की, अगर वो L3 L4 L2 L3 मॉर्फोलॉजी है, या डिलीशंस ट्रांसलोकेशन से हाइपोप्लाइडी होगी इसके क्रोमोसोम्स के अंदर, तो ये सारे आपके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं। या अगर आपको 4 हफ्ते का आपने ट्रीटमेंट किया, रिमिशन इंडक्शन दी, जिसमें आप विनक्रिस्टीन दे रहे हो, एस्पार्जिनेज दे रहे हो, साथ उसको स्टीरॉइड्स में डेक्सामेथासोन दे रहे हो और उसको आप प्रेडनिसोलोन दे रहे हो, लेकिन फिर भी अगर उसका रिमिशन नहीं हुआ है तो उसका मतलब है कि उसका पूरा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है। साथ अगर आपको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम डेवलप हो गए, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के अंदर आपके BCL ABR जीन की म्यूटेशंस आती हैं, ABL जीन की म्यूटेशंस आती हैं ALL वाले पेशेंट्स के अंदर। अगर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में 922 ट्रांसलोकेशंस होती हैं तो उसकी वजह से भी आपका पूरा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है। LDH अगर आपका ज़्यादा हो गया, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, तो ये भी आपका पूरा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है। उसके बाद आती है हमारे पास गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले आता है अगर आपकी एज 1 से 10 साल के दरमियान में है तो ये अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है, पेशेंट रिकवर भी कर जाता है। अगर आपकी WBC काउंट 1 लाख से कम है, कोई आपको मीडियास्टम के अंदर मैस नहीं है, कोई आपको टेस्टिकुलर डिजीज़ नहीं है, कोई CNS डिजीज़ नहीं है, L1 मॉर्फोलॉजी है और आपका ALL भी कॉमन टाइप है, फीमेल पेशेंट है, अगर आपकी क्रोमोसोम्स के अंदर हाइपरप्लॉइडी है, मतलब ट्राइसोमीज हो सकती हैं, तो उसके अंदर आपकी उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। एडिनोपैथी भी नहीं है आपको, हिपैटोस्प्लीनोमेगली भी नहीं है कि आपके जो स्प्लीन और जो लिवर है वो आपका 3 सेंटीमीटर से भी कम आपका इनलार्ज हुआ है या फिर बिल्कुल माइल्ड है या एब्सेंट है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के लेवल भी ज़्यादा नहीं है और आपको नॉन टी सेल या बी सेल लिम्फोमाज हैं, ठीक है, ALL है और साथ ल्यूकीमिया है, सॉरी रैपिड रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी जब आपने इंडक्शन थेरेपी की या रिमिशन थेरेपी की 4 वीक्स के लिए, तो पेशेंट का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। अब आती है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन जो आप ट्रीटमेंट के बाद डेवलप हो जाती हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का बेसिकली होता है कि जब एक बंदा होता है जिसको बहुत बड़े बड़े ट्यूमर, बहुत लार्ज उसके एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, तो जब आप उसके ट्रीटमेंट में उसको आप जो है वो कीमोथेरापेटिक ड्रग्स देते हो, जब एकदम से क्या होता है कि आपका जो न्यूप्लास्टिक सेल्स की जब ब्रेकडाउन होती है ना, तो उनके जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स, वो आपके सर्कुलेशन के अंदर रिलीज होते हैं और आपका ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। ये ज़्यादातर आपके एक्यूट ल्यूकीमियाज के अंदर या फिर आपके जो लेट स्टेज होती है नॉन हॉजकिन लिम्फोमास की, हाई ग्रेड नॉन हॉजकिन लिम्फोमास के अंदर डेवलप हो जाता है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर हमें हाइपर यूरिसीमिया डेवलप हो जाता है, यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपर कैलीमिया डेवलप हो जाता है, हाइपर फॉस्फेटीमिया डेवलप हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाता है और रीनल फेलर डेवलप हो जाता है, ठीक है। और साथ ही क्या होता है, ज़्यादा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जो होता है ना, कीमोथेरेपी के 48 से 72 आवर्स के अंदर अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें बेसिकली क्या आता है भाई, 42 से 72 आवर्स के अंदर आपको साइन एंड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट को लिथार्जी हो जाएगी, एडीमा डेवलप हो सकता है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलर हो सकता है, कार्डिक एडिमियाज हो सकते हैं, सिनकिपी डेवलप हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है। हाइपर कैलीमिया में क्या होता है, बेसिकली हाइपर कैलीमिया की वजह से पोटाशियम के लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपको पैरास्थीसिस डेवलप हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, फैटल कार्डिक एरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं और सीवियर हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाता है, जिसमें आपका शोवास्टिक साइन आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ट्रोसिस साइन पॉजिटिव आ जाएगा, साथ ही इसमें आपको टेटनी डेवलप हो जाती है, ठीक है, एंजाइटी होगा, कार्पोपिडल स्पैज्म हो जाता है, ब्रोंकोस्पैज, सीजर्स भी डेवलप हो सकते हैं। अब ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के लिए हम इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले पेशेंट की जो है ना वो हम दिन में 3 दफ़ा ये तमाम चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन को, क्रेटिनिन को, उसकी यूरिक एसिड के लेवल को, पोटाशियम के लेवल को, फॉस्फेट के लेवल को, कैल्शियम के लेवल को और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के लेवल को भी, ठीक है। और जो मैं सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, जब हम ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपने हाई रिस्क पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से आप उसको एलोपिरिनोल दे सकते हो, IV हाइड्रेशन दोगे, ठीक है, ताकि आपको रीनल फेलर डेवलप ना हो। IV हाइड्रेशन जो होती है ना वो आपने तकरीबन 24 से 48 आवर्स पहले आपने कीमोथेरेपी से पहले स्टार्ट कर देनी होती है अगर हाई रिस्क पेशेंट होता है, और आप इसमें तकरीबन उसको 3 लीटर्स पर मीटर्स के पर डे के हिसाब से देते हो। यूरिन को अल्कलाइन करते हैं हम IV सोडियम बाइकार्बोनेट दे के, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो इंट्राट्यूबुलर प्रेसिपिटेशन होती है ना आपकी यूरिक एसिड की, वो कम हो जाती है, ठीक है। हाइपर कैलीमिया के लिए वही हम पोटाशियम की रिस्ट्रिक्शन करेंगे कि पोटाशियम की डाइट ना ले, साथ ही हम कहेंगे कि जो है ना वो इंसुलिन और ग्लूकोज की इन्फ्यूजन देते हैं और कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। साथ इसमें जो हाइपर फॉस्फेटीमिया के लिए हम फॉस्फेट बाइंडर्स देते हैं जब आपका, और ग्लूकोज और इंसुलिन देते हैं जब आपका हाइपर फॉस्फेटीमिया ठीक होता है, तो हाइपोकैल्सीमिया भी खुद ब खुद ठीक हो जाता है। डायलिसिस हम करते हैं और डायलिसिस की इंडिकेशन में सबसे पहले आती हैं आपकी फ्लूइड ओवरलोड अगर आपको डेवलप हो रहा है, अगर आपको सिरोसिस डेवलप हो रही है, अगर आपको हाइपरकैलीमिया हो रहा है या अगर आपको यूरीमिया डेवलप हो गया, तो हम डायलिसिस करते हैं।